जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो यूपीएससी 2023 की जो प्रीलिम्स एग्जाम है, जो काफ़ी टफ थी, तो उसका हम यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं। पॉलिटी के क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने एनालाइज कर लिए हैं, सही जवाब आपने देख लिए होंगे। उस हिसाब से आपका जो स्कोर है वो आपने पॉलिटी सेक्शन का कैलकुलेट कर लिया होगा। आज के इस वीडियो में हम जियोग्राफी सेक्शन को कवर करेंगे। उसी के साथ साथ देखेंगे कि किस तरीके से हमें 2024 के लिए अप्रोच करना है, मतलब क्या देखना है, क्या पढ़ना है, क्योंकि वास्ट डाइवर्सिटी हमें ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में देखने को मिली है। तो यहाँ पर हम स्पेसिफिकली, क्योंकि देखिए क्या है कि एनवायरमेंट और ज्योग्राफी को हम कोरिलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्योर बेसिस पर मुझे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस लगे हैं उनको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो टोटल अगर देखा जाए तो मुझे 14 क्वेश्चंस ज्योग्राफी के देखने को मिले, और उसमें से अगर देखें हम तो 4 जो है वो तो बेसिक कॉन्सेप्ट पर थे। मतलब अगर आपने सही तरीके से स्टैटिक पोर्शन ज्योग्राफी का किया है, देखिए क्या है ना कि हम ज़्यादा मात्रा में करंट रिलेटेड क्वेश्चंस देख ले तो हमें लगता है पूरा पेपर ही करंट अफेयर पर आया था, और इसलिए हमें लगता है कि जो स्टैटिक पोर्शन है वो तो बेसलेस है, मतलब वो कोई मतलब ही नहीं है स्टैटिक पोर्शन को पढ़ना। लेकिन ऐसा नहीं है, पॉलिटी सेक्शन में भी हमने देखा है काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है बेसिक इस पर ही सॉल्व किए जा सकते हैं। हाँ, उसको रिलेट ज़रूर किया गया है करंट इवेंट्स पर, जैसे प्रेसिडेंट जो है उसके इलेक्शंस, और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पर ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वहाँ पर डीप जो स्टेटमेंट्स है वो पूछे गए। वैसे ही हमें ज्योग्राफी सेक्शन में भी देखने को मिला है। टोटल 14 क्वेश्चंस में से 4 एकदम बेसिक्स पर थे, मतलब अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट आके क्लियर है, 4 तो आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट 4 जो है वो भले ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर नहीं थे, लेकिन काफ़ी प्रेडिक्टेबल थे और काफ़ी आसान थे सॉल्व करने में। ये अभी हम देखेंगे कौन से 4 बहुत ईजी थे। और बाकी के जो बचे हुए 6 क्वेश्चंस है ये थोड़े टफ थे। इसमें भी मैं नहीं बोलूँगा कंप्लीटली टफ थे, यहाँ पर ये मॉडरेटली टफ थे। मतलब यहाँ पर अगर आप को इलिमिनेशन जो टेक्निक है वो मिल जाती, मतलब समझ लीजिए कि 1 2 3 2 3 4 आ जाता, तो इसमें से भी आप एक दो क्वेश्चन छोड़कर बाकी सभी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर काफ़ी डीप जाकर जो स्टेटमेंट्स है वो पूछे गए, जिस वजह से ये जो 6 क्वेश्चंस है ये यहाँ पर हार्ड की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं, हम एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि आगे हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है या फिर अप्रोच रखना है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एम एम अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज लाए गए हैं यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए। GS 1 2 3 4 कम्प्लीटली अवेलेबल है। GS 1 में आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ अवेलेबल है। और यहाँ पर ज्योग्राफी सेक्शन में से जो मैंने यहाँ पर लेक्चर्स लिए हैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसमें देखने को मिले हैं, मतलब जो बेसिक्स वाले हैं वो तो कंप्लीट है। प्लस यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा भी किस तरीके से यहाँ पर जो लेक्चर्स है उसके थ्रू आपको क्वेश्चन जो है उसके आंसर आ सकते थे। तो ये आप एम अकेडमी ऐप डाउनलोड जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिनिमम प्राइजेस में, मतलब इतने कम से कम प्राइजेस में, मतलब समझ लीजिए यहाँ पर 5,500 में पूरे साल भर का कोर्स है। साल भर का आपको 1 महीने का भी लेते आएगा, 3 महीने का भी लेते आएगा, 6 महीने का भी लेते आएगा, 1 साल का, 2 साल का। तो यहाँ पर आप जिस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो उस तरीके से आपको यहाँ पर जो प्राइजेस है वो मिलेंगे। और 1 साल का बहुत कम है, और आज ये लास्ट डेट है जहाँ पर इससे भी कम आपको प्राइजेस मिल रहे हैं, मतलब इस पर भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है। जो 549 है इस पर भी डिस्काउंट है, मतलब 4,000 में आपको साल भर का कोर्स मिल रहा है। तो इसलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि जो भी पैसों के अभाव से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या फिर अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर पा रहे हैं वो इसका लाभ उठा सकते हैं। तो डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर पोर्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, और वो भी मैच द पेयर में। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाता था अगर यहाँ पर आपको इलिमिनेशन के लिए 1 2 3 2 3 4 इस तरीके के कुछ स्टेटमेंट्स दिए होते थे, लेकिन यहाँ पर ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर दिया गया है। इससे एक क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन क्या ये प्रेडिक्टेबल था? बिल्कुल प्रेडिक्टेबल था। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो जो डेट है वो है 24 में, मतलब एग्जाम जो है यूपीएससी की वो हुई थी 28 मई को। तो 4 दिन पहले मैंने एक लिस्ट शेयर की थी, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो पर्सनल गाइडेंस वाले, उनको यहाँ पर लिस्ट शेयर की थी मैंने 58 टॉपिक्स की। टोटल मैंने 58 टॉपिक्स बताए थे, और मैंने बोला था ये टॉपिक जो है एक बार और इस पर नज़र डाल लो और अच्छे तरीके से इनको पढ़ लो। हालांकि पहले पढ़ा हुआ था, लेकिन और अच्छे तरीके से नज़र यहाँ पर डाल दो, जिससे क्या होगा कि और ये टॉपिक्स काफ़ी अच्छे तरीके से आपके कवर हो जाएंगे। अब इसमें आप देखिए, इसमें मैंने जो इंडियन पोर्ट्स है, इंडियन पोर्ट्स ये भी यहाँ पर कहा था। ठीक है। अब मेजर पोर्ट्स, 12 13 मेजर पोर्ट्स, ये अगर आपने अच्छे से कर लिया तो ये वाला क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है। दूसरा यहाँ पर यूक्रेन जो है ये भी मैंने कहा था, यूक्रेन जो है उस पर भी यहाँ पर क्वेश्चन आए हैं। देन यहाँ पर आप देखोगे तो सूडान जो है इस पर भी आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है
है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो है ये और किसी ने नहीं बताया, सिर्फ मैंने ही बताया एक्सक्लूसिवली, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी प्रेडिक्टेबल थे। और ये क्या होता है कि हम साल भर पढ़ाने के इसमें उसी पर्सपेक्टिव से सोचते हैं जो एजुकेटर्स है, इस वजह से क्या होता है थोड़ी प्रेडिक्टिबिलिटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इतना हम एनालिसिस करते हैं जिससे कि प्रेडिक्टिबिलिटी जो है वो समझ में आ जाती है। सुदान बोलिए, देन उसके बाद बायोफ्यूल जो है, ग्रीन हाइड्रोजन, उसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। और बहुत सारे मतलब यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन वो सब भी मैंने ये दिए थे। तो मतलब ऊपर भी काफ़ी है, 1 से लेके 58। ये तो मैंने सिर्फ एक आपको उदाहरण के तौर पर एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए इतने जो दिए गए हैं इसी में से 4 क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। ठीक है। एंड G20 जो है उस पर भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ पर G20 जो है वो भी मैंने यहाँ पर दिखाया था, है ना। तो इसमें समझ लीजिए कितने सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर है। तो इसमें आप देखोगे तो मेजर पोर्ट्स में हमें विशाखापट्टनम एंड मुंद्रा पोर्ट जो है ये ड्रग्स की वजह से, ड्रग्स जो है पाया गया था उसकी वजह से काफ़ी न्यूज़ में ऑलरेडी था ही। तो इसलिए जो अडानी है ये साल भर न्यूज़ में थे, है ना। तो इस वजह से क्या है कि ये समझना बहुत ईजी था कि भाई प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही। विशाखापट्टनम जो है ये भी एकदम आसान, क्योंकि मेजर पोर्ट्स में आता है। तो ये क्या है, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया का? जी नहीं, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट जो है वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। तो ये भी काफ़ी इजी था बताना कि ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। अब ये जो है सिर्फ ये वाला जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये वाला यहाँ पर ये टफ बना देता है। लेकिन जब पोर्ट्स हम देखते हैं तो पोर्ट्स में क्या होता है, जैसे रिवराइन पोर्ट, ओल्डेस्ट पोर्ट कौन सा है? रिवराइन इंडिया, मतलब इकलौता रिवराइन पोर्ट कौन सा है? तो ऐसे जो कुछ फैक्चुअल होते हैं कि पहला मेजर पोर्ट जो रजिस्टर्ड किया गया पब्लिक इस पर, है ना। तो ये जो पोर्ट्स होते हैं ये पढ़ना एक्सपेक्टेड है स्टूडेंट से। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा टफ था। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये देखोगे तो ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका ओनली टू जो है इसका सही जवाब देखने को मिलता है। तो ये इस तरीके से आपको अप्रोच जो है वो रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो मुंद्रा पोर्ट है उस पर 3000 kg ऑफ हीरोइन जो है वो सीज किया गया था, इसकी वजह से ये पोर्ट न्यूज़ में था। और अडानी साहब जो है ये कंटिन्यूसली न्यूज़ में थे ही, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा जीके में ही आता है, स्टैटिक इसमें आता है, लेकिन थोड़ा टफ कैटेगरी में आता है। क्यों? यहाँ पर देखिए अमरकंटक हिल जो है आर एट द कन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री रेंजेस। आपको यहाँ पर रेंजेस के बारे में पता रहना ज़रूरी था, रेंजेस के बारे में। अब ठीक है, ये जो बड़े बड़े रेंजेस होते हैं, बड़े बड़े रेंजेस मतलब जैसे यहाँ पर विंध्यन रेंज हो गए, यहाँ पर सातपुड़ा रेंजेस हो गए नीचे, यहाँ पर ये जो है ये सह्याद्री मतलब वेस्टर्न घाट्स हो गए, यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स हो गए, ये तो हमको पता है। लेकिन अब इसके साथ साथ जो छोटे छोटे हिल्स है वो भी यहाँ पर याद रखना ये थोड़ा टफ हो जाता है। इसलिए मैं इसको स्टैटिक इसमें ही रखूंगा, मतलब जीके में रखूंगा, लेकिन टफ कैटेगरी में डालूंगा, क्योंकि ये एकदम ही ज़्यादा स्क्रूटनाइज करके पूछा गया है। अमरकंटक तो भी इजी था कि एट द कन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री, सह्याद्री तो वेस्टर्न इसमें आता है, ये अमरकंटक जो है वो तो हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी ईजी था कि ये विंध्या और सातपुड़ा रेंज के बीच में हमें देखने को मिलता है, ना कि सह्याद्री। सह्याद्री तो पूरा वेस्टर्न इसमें आता है। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर समझ में आती थी कि ये स्टेटमेंट जो है ये कम्प्लीटली यहाँ पर हो जाता है गलत। दूसरे यहाँ पर भीलीगिरी रंगन हिल जो है ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सातपुरा रेंज कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो ये यहाँ पर समझना बहुत मुश्किल है कि ये आता कहाँ पर होगा। ठीक है। तो ये अब बेसिकली ये अगर आप देखोगे तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कुछ ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस है ये जो महाराष्ट्र के व्यक्ति थे उन्होंने सेट किया है। अब ये आप बोलोगे ये क्या सिर्फ एक स्टेटमेंट के बलबूते पर आप ये कैसे बता, मतलब बेसिकली क्या है, सातपुड़ा के बारे में पूरी जानकारी आपको रहना जरूरी था। तो मतलब दो क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे थे कि पहला वाला सातपुड़ा सही था और दूसरे इसमें सातपुड़ा दिया गया था कि भाई यहाँ पर जो भीलीगिरी रंगन हिल है ये सातपुड़ा में नहीं आता है। तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो मतलब मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप बोलोगे एक स्टेटमेंट या एक क्वेश्चन पर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, दूसरा भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर ये जो है ये भी यहाँ पर वेस्टर्न घाट जो सह्याद्री जो है उसमें आता है, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाता है। तीसरा अगर आप देखोगे श्रीशैलम हिल्स जो है ये यहाँ पर सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। देखिए सर ये वेस्टर्न घाट्स नहीं, ये अगर आप देखोगे तो ईस्टर्न घाट जो है उसमें हमें मतलब आंध्र प्रदेश के जो सदर्न साइड है वहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है। ये आप देखोगे यहाँ पर भीलीगिरम हिल, तो ये सह्याद्री मतलब वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है। और अमरकंटक अगर आप देखोगे तो सातपुरा और विंध्यन जो है उसके बीच में देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर इस तरीके से है। तो इसलिए यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट जो है हो जाते हैं गलत और इसका जवाब जो है वो हमें देखने को मिलता है नन ऑफ द अबव, एक भी यहाँ पर सही जो है वो नहीं है। देन नेक्स्ट यहाँ पर काफ़ी प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन, काफ़ी प्रेडिक्टेबल। मैंने आपको बताया कि मैंने जो लिस्ट दी थी 58 टॉपिक्स की उसमें से यूक्रेन भी एक टॉपिक था। और उसी के साथ साथ 6 अप्रैल को
मैंने मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैंने ये डाला था, ये जो फ़ोटो है ये डाली थी। हालाँकि मैंने एमएम अकेडमी का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसमें रील भी डाला था इससे रिलेटेड, यूक्रेन को जो कंट्रीज़ बॉर्डर करती है, ब्लैक सी को जो कंट्रीज़ बॉर्डर करती है, ओशन को जो कंट्रीज़ बॉर्डर करती है, यहाँ पर यूक्रेन के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ भी डाली थी। और एक फ़ोटो यहाँ पर मैंने जो इंस्टाग्राम है उस पर शेयर की थी। मैंने जैसे पॉलिटिकल लेक्चर में बताया कि इसमें से 3 जो मैंने 2-3 दिन पहले जो भी डाले थे उसमें से 3-4 क्वेश्चन जो है मिल रहे थे। तो अच्छी बात है अगर आपको इतने कम समय में कुछ चीज़ों से इतनी हाई प्रेडिक्टेबिलिटी मिल जाती है। खैर, तो यहाँ पर यूक्रेन को कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती है ये यहाँ पर दिया गया था। तो बड़े इस पर आप यहाँ पर देख सकते हैं यूक्रेन को मोल्डोवा, रोमानिया, हंगेरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, बेलारूस एंड रशिया, ये सारी कंट्रीज बॉर्डर करती थी। तो इसमें से आप इजीली देख सकते हो, मतलब बेसिकली इसको मैं डालूंगा इजी करंट अफेयर की कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि काफ़ी प्रिडिक्टेबल था, है ना, तो इसलिए मैं इसको इजी इसमें डालूंगा। अब इतने कंट्रीज जो है वो याद रखना बहुत ईजी थे। प्लस मैंने सूडान जो है उसके बारे में बताया था कि सूडान की बॉर्डरिंग कंट्रीज जो है वो भी याद रखा। सूडान के ऊपर नहीं आया, इसके ऊपर आया, लेकिन सूडान के ऊपर भी हमको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिला है ना, जो कूप से रिलेटेड आया था। तो इनडायरेक्टली ये जो है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो कूप से रिलेटेड ऐसा वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। देन आते हैं हम कुछ बेसिक्स क्वेश्चन पर जो बेसिक्स कैटेगरी के पूछे गए थे। विद रेफरेंस टू अर्थ एटमॉस्फेयर कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो ये कंप्लीटली बेसिक नॉलेज पर है, अगर आपने सही तरीके से ज्योग्राफी को पढ़ा है तो आपको ईजिली आ जाएगा। टोटल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड इक्वेटर पर इज रफली अबाउट 10 टाइम्स दैट रिसीव्ड एट द पोल। अब देखिए यहाँ पर जो इंसोलेशन है, इंसोलेशन ये 10 टाइम्स यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या होता है ना कि मोस्टली ऐसा भी है कि यहाँ पर जब इस तरीके का कोई, मैंने जैसे आपको जो ट्रिक्स बताई थी, हालांकि एलिमिनेशन पूरी तरीके से यहाँ पर काम नहीं किया, एलिमिनेशन को ही एलिमिनेट कर दिया यूपीएससी ने, लेकिन मैंने जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स जो वीडियो मैंने एक बनाया था किस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हो जो स्टेटमेंट्स है उनको, उसमें मैंने आपको बताया था अगर कोई फैक्ट आता है, कोई नंबर आते हैं तो वो मोस्टली गलत रहता है। तो यहाँ पर भी हमको गलत देखने को मिल रहा है। इंफ्रारेड रेट कॉन्स्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ इंसोलेशन। अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट बताया जा रहा है, तो ये भी यहाँ पर गलत है। इंफ्रा एज अ पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ सोलर रेडिएशन। अब ये तो बेसिक नॉलेज है सर, ये बेसिक नॉलेज अगर आपने मतलब समझ लीजिए 2 महीने भी ज्योग्राफी की पढ़ाई की है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्टेटमेंट जो है सरासर गलत है। और इंफ्रारेड रेड आर लार्जली एब्जॉर्ब बाय वाटर वेपर दैट आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर। तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। और ये इंसुलेशन जो बेसिकली इंसुलेशन के बारे में, हीट बजट के बारे में जो हमने टॉपिक देखा था उसमें से ही ये देखने को मिल रहा है। तो वो अगर आपने वीडियोस देखे ज्योग्राफी के एम अकेडमी ऐप के तो आपको इजीली ये क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करते आ जाता था। नेक्स्ट अगेन एक बेसिक जो यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है बेसिक से रिलेटेड जो ईजी है। सॉइल इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स and high temperature and moisture of tropical rainforest cause dead organic matter in the soil to decompose quickly। अब देखिए अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसका आपको थोड़ा एनालिसिस है तो आपको पता चलेगा 2011 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फॉरेस्ट जो होता है अगर वो डिग्रेड हो जाए, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, फॉरेस्ट अगर डिग्रेड हो जाए तो उसको फिर से बनने में, फिर से जीवित होने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। तो ऐसा क्यों? उसमें अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए थे और एक स्टेटमेंट था जो ए स्टेटमेंट था वो ये था कि वो जो सॉइल होती है वो न्यूट्रिएंट लेस होती है, न्यूट्रिएंट उसमें नहीं होते हैं, है ना, और वही उसका सही जवाब था। तो यहाँ पर भी आप देखोगे सॉइल इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रिच इन न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट्स में रीच कहाँ से हो गई सर, न्यूट्रिएंट्स में रीच कहाँ से हो गई। तो इसलिए जब पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है दूसरा स्टेटमेंट देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, सीधा आपको यहाँ पर मिल जाता है कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। समझ में आ गया आपको, ये रिच नहीं होती है ना, और ये बेसिक है, ये हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। आपको अगर थोड़ा सबूत चाहिए तो ये मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन आ सकता है, सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्यों इतना समय लगता है कि एक फॉरेस्ट अगर वो डिग्रेड हो गया है, एक फॉरेस्ट अगर वो खत्म हो गया है तो उसको रिस्टोर होने के लिए डेकेड्स लग जाते हैं। क्यों? फर्टिलिटी जो है टॉप सॉइल की रेन फॉरेस्ट रीजन में बहुत पुअर होती है, बहुत खराब होती है। क्यों? लीचिंग के वजह से, है ना, मतलब जो पानी है वो नीचे गया है, नीचे जाने की वजह से क्या हो रहा है कि वहां पर बहुत सारा, मतलब समझ लो पूरा सॉल्ट जो है वो जमा हो रहा है ना, ये हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ऊपर की जो टॉप सॉइल है वो फ्लश आउट हो जाती है, वो बहकी चली जाती है, जिससे कि फर्टिलिटी पूरी खत्म हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये भी बेसिक क्वेश्चन है। टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन विंटर एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड सरफेस। अब यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है ये तो एकदम मतलब एनसीईआरटी वाला है, ये तो मतलब जिसने भी ज्योग्राफी पढ़ाया है
उन सभी ने इस चीज़ को कवर किया होगा, इस सेंटेंस को कवर किया होगा। हमने भी जो ज्योग्राफी देखा है एमएम अकेडमी ऐप पर, उसमें भी ये कवर किया गया है। और ये भी जब मैंने आपको हीट जो ओशन हीट के बारे में बताया था, है ना, जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है लैंड और ओशन के बीच में, वो जब हमने कॉन्सेप्ट देखा था जो एम अकेडमी ऐप के लेक्चर से, उसमें तब हमने देखा था कि भाई जो ओशन होता है उसको गर्म होने में भी बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, ठंडा होने में भी बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, लेकिन ज़मीन जो होती है फटाफट गर्म फटाफट ठंडी हो जाती है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे अगर ग्रेटर ड्यूरिंग जो कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट वो ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन विंटर। अब यहाँ पर बोला क्या गया है, बोला कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या है, कॉन्ट्रास्ट मतलब ये है कि जमीन ठंडी ओशन गर्म, ये कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा होना चाहिए, बहुत ज्यादा जमीन ठंडी बहुत ज्यादा ओशन गर्म, ये इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रास्ट। और समझ लीजिए बहुत ज्यादा जमीन गर्म और बहुत ज्यादा ओशन ठंडा, ये हो गया कॉन्ट्रास्ट। अब जो समर होता है, समर में जो डिफरेंस है, कॉन्ट्रास्ट है, वो इतना कैसे रहेगा, ओशन जो है वो भी गर्म लैंड भी गर्म, है ना। तो यहाँ पर जो विंटर्स होते हैं, समर से जब हम विंटर की तरफ जाते हैं उस समय पर जो ओशन होता है उसको गर्म होने में, ठंडा होने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, इसलिए जो उष्णता उसने ली हुई है उसकी वजह से वो गर्म रहता है और ज़मीन बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, इसलिए विंटर में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, तो इसलिए ये यहाँ पर गलत हो जाता है, ये यहाँ पर गलत हो गया। तो अपने आप आपको स्टेटमेंट मिलता है कि 1 इज़ इनकरेक्ट एंड 2 इज़ करेक्ट। ये भी बेसिक्स वाला है, अगेन दिखा देता हूँ मैंने जो पढ़ाया था। लैंड जो है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। वही अगर हम वाटर बॉडी देखते हैं, मतलब ओशन सी अगर आप देखोगे तो वो लेट गर्म होते हैं और देरी से ही ठंडे होते हैं। इसके रीजंस क्या है, इसके रीजंस जरूरी है, आपको कभी कभार पूछा जा सकता है। तो स्पेसिफिक कैपेसिटी जो है वाटर की वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर पानी की जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। लैंड की जो है वो काफ़ी कम है, मतलब यहाँ पर पानी जो है उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में काफ़ी एनर्जी लगती है। वही अगर हम बात करते हैं ज़मीन की, उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में कम एनर्जी लगती है। नेक्स्ट यहाँ पर हम आ रहे हैं, अगेन बेसिक वाला है कि सिस्मोग्राफी मतलब अर्थक्वेक पर पूछा गया था। दिल्ली बहुत सारी जगहों पर अर्थक्वेक देखने को मिल रहा था, तो अर्थक्वेक जो है उस पर क्वेश्चन पूछा गया। पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव्स, बिल्कुल सही है। प्राइमरी वेव्स जो है वो फास्टर होते हैं, फास्टेस्ट होते हैं। पी वेव्स इंडिविजुअल पार्टिकल वाइब्रेट टू एंड फ्रो, यहाँ पर इस तरीके से होते हैं, है ना, क्योंकि साउंड वेव की तरह होते हैं। एंड जो एस वेव्स होते हैं वो वाइब्रेट अप एंड डाउन। तो ये भी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो सी जवाब इसका देखने को मिलता है। अगेन यहाँ पर भी ये भी हमने देखा हुआ है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। प्राइमरी वेव्स जो है ये फास्टेस्ट बॉडी वेव होते हैं, फास्टेस्ट मतलब सबसे पहले बहने वाले, सबसे पहले जाने वाले, और फर्स्ट जो रीच होते हैं ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, सबसे पहले, ठीक है। ये साउंड वेव की तरह होते हैं, मतलब ये लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी मूवमेंट कैसी होती है, मतलब डायरेक्शन जो है प्रोपोगेशन का इस तरीके का है ना। आप देखिए कैसा हो रहा है, मतलब कैसे, तो ये कैसे मूव हो रहे हैं, ये ऐसे 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 होता है ना, ऐसे ऐसे मूव हो रहे हैं, ऐसे 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 मूव हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, ये भी काफ़ी इजी था, एलिमिनेशन ट्रिक यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ हो सकती थी कि नन ऑफ, यहाँ पर कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट जो उसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट दिए गए थे कि नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर, नन ऑफ देम सेट अप वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट, नन ऑफ प्राइवेटली ओन। एकदम एक्सट्रीम, तीनों एक्सट्रीम स्टेटमेंट जो है, काफ़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट के ऊपर भी 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं। ये उसमें से एक है, नन ऑफ देम, नन ऑफ देम, नन ऑफ देम। भाई एक भी अगर मिल गया तो फिर तुम्हारा तो गया ना, मुर गया ना कंठ। तो यहाँ पर डी जो है इसका सही जवाब हमको देखने को मिलता है। बाकी कैन बी कैन बी कैन बी वाले भी थे, है ना, मे बी वाले भी थे, सम वाले भी थे। तो ये जो स्टेटमेंट्स है ये सभी सही जो है वो देखने को मिल रहे थे। तो ये कुछ कुछ जगह पे एलिमिनेशन टेक्निक जो है वो यूज़ हो रही थी, है ना। तो यहाँ पर ये नेक्स्ट आता है कि इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स डिपेंड ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। तो ये नॉर्मल है, मतलब नॉर्मली भी अगर हमने पढ़ा हुआ है तो हमको पता है कि भाई यूरेनियम डिपॉजिट भले ही है। अब यूरेनियम क्यों आया है, क्योंकि न्यूज़ में था, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन को बाय द वे टफ कैटेगरी में डाला हुआ है, ठीक है। सो डोंट थिंक कि मैं अगर इतना इजी वे में बता रहा हूँ तो मैंने इसको इजी कैटेगरी में डाला है, बिल्कुल नहीं, मैंने इसको टफ कैटेगरी में डाला है। हमारे बेसिक्स वाले 4 हो गए हैं, हमारे इजी वाले 4 हो गए हैं। अब यहाँ पर जो हमको देखने को मिल रहे हैं ये मैंने टफ कैटेगरी में ही डाले हुए हैं जो बचे हुए हैं। तो यहाँ पर ये, हालांकि ये स्टेटमेंट ईजी था, ठीक है, क्योंकि यूरेनियम डिपॉजिट्स हमारे यहाँ पर, लेकिन क्या बहुत ज़्यादा हमारे यूरेनियम इस पर है क्या, नहीं, कोल बेस बहुत ज़्यादा है, इससे तो बहुत ज़्यादा कोल जो है उसका हमें यूटिलाइजेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है यूरेनियम एनरिच टू एक्सटेंड एटलीस्ट 16। देखिए जो इलिमिनेशन का मैंने बोला था कि जहाँ पर फिगर आए वो क्या होती है, वो मोस्टली गलत होती है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ये गलत हो गया, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। तो मतलब ये भी सॉल्व किया जा सकता था एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1500 टन्स ऑफ यूरेनियम ओर डिपॉजिट्स राजस्थान जो है वो तो न्यूज़ हमको देखने को मिली थी। ठीक है। अभी 2023 में भी न्यूज़ जो है वो देखने को मिली है। मैजिक नंबर, फिजिक्स डिस्कवर न्यू यूरेनियम आइसोटोप्स। तो ये हमको मैजिक नंबर जो है ये क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। ठीक है, यूरेनियम अभी भी न्यूज़ में है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट यहाँ पर इसको भी मैंने टफ कैटेगरी में रखा हुआ है। झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक एंड कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक एंड मेंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म कन्वर लेक। अब देखिए, जो मैंने आपको बताया था जब हमने विंध्यन, सातपुड़ा, ये सब वो वाला क्वेश्चन देखा था, तब मैंने आपको बोला था कि मुझे लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी के, क्योंकि सब एक साथ मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस ले लिए जाते हैं, देन उसको मिक्स करके बनाया जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो है वो जो महाराष्ट्र के व्यक्ति हैं उन्होंने लिया हुआ है। तो क्यों लगता है? क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट आप देखिए, झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक। ठीक है, ये यूपीएससी 2023 के प्रीलिम्स में आया है, बराबर है। अब आप देखिए एमपीएससी का जो पेपर है 2022 का, एमपीएससी मतलब महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका जो पेपर है 2022 का, उसमें आप देखिए झेलम इज अ ट्रिब्यूटरी रिवर इंडस एंड फ्लोज थ्रू लेक वुलर। सेम स्टेटमेंट है, सेम स्टेटमेंट। तो मतलब इतना एग्जैक्ट सेम स्टेटमेंट कैसे हो सकता है बताइए आप मुझे। तो खैर, तो किसी ने भी निकाला उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक मैं आपको एक रोचक बात बता रहा हूँ यहाँ पर कि मुझे काफ़ी एक रोचक चीज़ लगी ये कि और जब देखा मैंने, क्योंकि मैं एमपीएससी के जो है वो भी एनालिसिस करता हूँ, तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी रोचक लगा मुझे। जैसे ही मैंने स्टेटमेंट देखा यार, मैंने बोला ये स्टेटमेंट तो पिछले साल यूपीएससी में आया था, सेम स्टेटमेंट इसी तरीके का था, और वही स्टेटमेंट यहाँ पर हमको एमपीएससी 2022 का देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ से मैंने थोड़ा अंदाज़ा जो है वो लगाया। खैर, तो यहाँ पर झेलम रिवर पासेज थ्रू वुलर लेक, ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल एक मराठी का आप सॉल्व करके देखिए यहाँ पर, मतलब एमपीएससी का सॉल्व करके देखिए। झेलम इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडिया एंड फ्लोज थ्रू लेक वुलर, स्टेटमेंट सही है। सतलज इज अ सदर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस, इंडस, झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलज सदर्न साइड में आती है ना। तो अब यहाँ पर देखिए आप कि कृष्णा रिवर जो है डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक एंड मेंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कन्वर लेक। ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये जो है ये गलत हो गया है। ठीक है, कोलेरू लेक बेसिकली डायरेक्टली फीड नहीं करता है, वो बीच में आता है दूसरे दो रिवर से। तो ये बिल्कुल सही है। मेंटरिंग जो है गंडक रिवर की कन्वर लेक, ये बिल्कुल यहाँ पर सही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अब ऑक्सबो लेक, ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें हैं, ये भी यहाँ पर अब पढ़नी ज़रूरी हो जाती है अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से देखें तो। और प्लस यहाँ पर ज्योग्राफी को अब मैप बेस्ड क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच करना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है, और ये मैं आपको बताऊंगा। तो झेलम रिवर जो है बेसिकली उसके बारे में आपको पता है कि झेलम रिवर जो है वो जो तिब्बत है वहाँ से निकलती है, मानसरोवर जो लेक है उसके पास से निकलती है, एंड देन उसके बाद वो जो हमारा लेह है मतलब लद्दाख है वहाँ एंटर करती है, एंड देन उसके बाद धीरे 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 बहते हुए जो पाकिस्तान है वहाँ पर एंटर करती है, एंड देन पाकिस्तान से सीधा ड्रेन हो जाती है अरेबियन सी में। एंड देन उसके बाद दूसरी जो रिवर है उसकी झेलम रिवर, वो हमें देखने को मिलती है श्रीनगर। अब आपने अगर कभी श्रीनगर गए हो, ठीक है, कभी अगर आप श्रीनगर गए हो तो वहाँ पर आप मतलब जो रिवर बोट्स है उस पर जाते हो, है ना, जो लेक बोट्स है उस पर आप जाते हो, या फिर जो हाउसेस बनाए गए हैं लेक्स पर उस पर आप बैठते हो, तो उससे क्या है थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा आता है ना। तो इसलिए जब आप घूमते हो, क्योंकि मैं जब कश्मीर गया था उस समय पर मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है झेलम रिवर और वुलर लेक के बारे में। तो थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं जब हम घूमते हैं तो ज़्यादा हमको नॉलेज मिलता है। तो इसलिए जो मैप बेस्ड स्टेटमेंट्स है उसके लिए तो मैं आपको बोलूँगा, अगर आप बहुत सीरियस एस्पिरेंट हो तो बहुत अच्छा एक सोल्यूशन मैं आपको देता हूँ कि जो भी प्राचीन अच्छी चीज़ें आपको दिखाई देती है वहाँ विजिट कीजिए, 1 महीना पूरा आप घूमने में दीजिए, पूरा घूमने में। और मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा पैसे नहीं लगते घूमने में, बहुत सस्ते में हो जाता है, एकदम सस्ते में आप कहीं पर भी घूम सकते हो। 300 रुपये टिकट जो है, मैं जहाँ पर था मतलब मैं नागपुर में रहता था पहले, तो नागपुर से लेके जम्मू एंड कश्मीर तक 300 रुपये में मैं गया हूँ। और भी सस्ते में जाना है तो और भी सस्ते में जा सकते हैं। ठीक है, तो एकदम आसान है घूमना इंडिया में, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी आसान तरीके से है। और जब हम घूमते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से हम एक्सप्लोर करते हैं और हमको याद रहता है। तो ये एक मेरा सजेशन है पर्सनल एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, चीज़ें मुझे ज़्यादा याद रहती है, एक फोटोग्राफिक मेमोरी बन जाती है। तो ये चीज़ यहाँ पर आती है। देन उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन द सी लेवल गिविंग राइज टू प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड।
अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन एक काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन है कि यार हम हर जगह सुन रहे हैं सी लेवल राइज हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, मुंबई डूबेगा, ये डूबेगा, वो डूबेगा, पूरा इंडोनेशिया डूबने वाला है, सी लेवल राइज हो रहा है। पर क्वेश्चन हमें देखने में रिपीटेड फॉल इन द सी लेवल, ये कैसे पॉसिबल है वैसा? दिस इज कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट है ये, है ना, ये मतलब ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये चीज़ इसलिए यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प हो जाती है। ठीक है, तो ये आप देखोगे तो 2021 में यहाँ पर एक जो स्टडी है वो की गई थी, जॉइंट स्टडी कैरी आउट की गई थी अहमदाबाद फिजिशियन रिसर्च लेबोरेटरी के द्वारा कच्छ यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर उन्होंने देखा कि जो बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ कच्छ सैंड ड्यून्स बीचेस जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सीवियर क्लाइमेट कंडीशंस हो रही है, सीवियर क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से सी लेवल फॉल हो रहा है, जिसकी वजह से ड्यून्स अलॉन्ग दी कोस्ट लाइन देखने को मिल रही है। कहाँ पर? कच्छ में। ठीक है, तो ये चीज़ देखने को मिली है, तो इसलिए इसका जवाब जो है वो हमें रन ऑफ कट जो है देखने को मिलता है। मैंने इसको टफ कैटेगरी में डाला है कि कितने रिसर्च आप देखो, कितने रिसर्च पढ़ोगे। हालांकि काफ़ी दिलचस्प रिसर्च था ये, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये आपने पढ़ा ही हो, है ना, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर इमनाइट एंड रिटेल, ये एबेंडेंटली अवेलेबल है सर्टन कोस्टल ट्रैक्स पर, आर रिच सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये भी एकदम टफ क्वेश्चन जो है वो कैटेगरी में आता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो भले ही कोई कोई रेयरली न्यूज़पेपर के इसमें थोड़ा बहुत इसमें था, तो ये आपको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है और ये सॉल्व करना भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइटेनियम जो है ये इसका बेसिकली जवाब है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आई थी, यूक्रेन जो है उसमें वॉर हुआ था, तो यूक्रेन वॉर की वजह से यहाँ पर टाइटेनियम जो है वो एक्सपोर्टिंग यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक हो रही थी, तो उसके वजह से। हालांकि यहाँ पर पढ़ने अगर गए तो हम ये, लेकिन क्या क्या पढ़ेंगे फिर यूक्रेन के बारे में? पूरा जोग्राफी हिस्ट्री सब कुछ पढ़ेंगे क्या? तो क्या पढ़ेंगे उसमें? हम इसको ये कंसिडर नहीं कर सकते कि नहीं नहीं आपको सपना आना चाहिए था कि भाई ये आने ही वाला है, यूक्रेन जो एक्सपोर्ट करता है इम्पोर्ट करता है, ये सब कुछ आने वाला है। इंडिया के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट याद नहीं रहते हैं, यूक्रेन के करेंगे। तो ये चीज़ एक्सपेक्ट भी नहीं की जा सकती है, और ये चीज़ पूछने में भी ठीक है। एक आधा दो क्वेश्चन हम उनको उनको भी थोड़ा ये देते हैं कि चलो आपने पूछ लिया, पूछ लिया। 3/4 of the world's cobalt, a metal required for manufacture of batteries of electric motor vehicle is produced by, किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है? तो यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी न्यूज़ में थी एप्पल की वजह से। एप्पल जो है ये अलग अलग कंपनीज है उनके द्वारा थोड़ा न्यूज़ में था। वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट जो है वो भी कॉन्गो में देखने को मिला, तो कॉन्गो जो है ये भी न्यूज़ में था। सूडान, कॉन्गो, सोमालिया, यूक्रेन, रशिया, इसराइल, ये कुछ कंट्रीज थी जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। तो और इससे रिलेटेड ये जो चीज़ है ना, ये कोबाल्ट, ये भी न्यूज़ में था। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ 2022 में, 2021, 2020 न्यूज़ में था। तो यहाँ पर इसका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है ये इसका सही जवाब देखने को मिलता है। तो ये आप देख सकते हो न्यूज़ में था। देन उसके बाद ये भी काफ़ी टफ क्वेश्चन था कॉन्गो बेसिन के बारे में। तो कॉन्गो बेसिन जो है विच इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन, तो इसका जवाब है कोमेरून। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से जो है ये इसके इसमें आते हैं। तो कोमेरून आता है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक आता है, डेमोक्रेटिक कॉन्गो आता है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आता है, गैबोन आता है, इक्वेटोरियल गुआना। तो ये बेसिकली उसके पार्ट हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या यहाँ पर हमारी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए 2024 के लिए जब हम पढ़ रहे हैं, तो क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? देखिए, 5 ऐसे कंट्रीज हमको निकालने पड़ेंगे, और ये मैं कर लूँगा, ये मैं कर लूँगा। ठीक है, अभी ये मैं कर लूँगा। 5 ऐसे हमको कंट्रीज जो है वो निकालनी पड़ेगी जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रही है, और उससे रिलेटेड जो उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, जो उनकी फिजिकल जियोग्राफी हो, जो उनकी इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ हो, और उसके साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये 5 फैक्टर्स में उनको स्टडी हमको करना पड़ेगा, जिससे कि प्रीलिम्स में दोनों पर्सपेक्टिव से हमारी वहाँ पर पढ़ाई हो जाएगी, और ये मैं आपके लिए कर लूँगा। ठीक है, मैं ही कर लूँगा। तो एम अकेडमी ऐप अगर हमने डाउनलोड या उसको सब्सक्राइब किया है, तो मैं पूरी तरीके से आपकी उसमें मदद करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी है, प्लस यहाँ पर मैप के थ्रू, जैसे यहाँ पर मैं मैप्स आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये पूरे मैप्स के थ्रू आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आएगी बहुत अच्छे तरीके से। तो ज्योग्राफी हम बहुत अच्छे से करेंगे, जिससे कि ये जो है ये तो हमारा बेसिक्स जो है वो तो बहुत अच्छे तरीके से हुआ ही है, वो हमने कवर किया ही है। लेकिन जो जो मैप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उनको भी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन की तादाद बहुत बढ़ गई है इंडियन और वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से, दोनों तरीके से उसको हम टैकल करने की कोशिश करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यही हमारा अभी जो मोटो है बेसिकली रहेगा ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से, कि मैप बेस्ड चीज़ों को कैसे हम टैकल करें। उसमें जो स्टैटिक जीके आता है, हिल्स बोलिए, जो रिवर्स बोलिए, जो लेक्स बोलिए, नेशनल पार्क्स बोलिए, प्लस वहाँ पर हमको जो रामसर कन्वेंशन, रामसर साइट्स है वो बोलिए।
तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों को साथ में लेकर हम मैथ बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको बहुत अच्छे से रिजॉल्व करेंगे। प्लस एक दो तो क्वेश्चन कुछ ऐसे आते ही है जहाँ जिसका कोई भी ये नहीं होता है, मतलब कोई उसका सोल्यूशन नहीं होता है, बनाए इसलिए होते हैं कि आप सॉल्व ना करो। तो उनको हमको छोड़ना ही पड़ता है, हमको ईगो में नहीं आना होता है ना? तो ये चीज़ें हैं। तो इसलिए उनको भी रिस्पेक्ट देनी होती है कि चलो भाई आपने 1-2 क्वेश्चन ऐसे निकाले, हम आपको रिस्पेक्ट देते हैं, हम आते हुए भी अगर सॉल्व नहीं करें। तो इस तरीके से हमको चीज़ें जो है उसको टैकल करनी पड़ेगी, ज्योग्राफी को लेकर खासकर। तो वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।